साल 1923 टेनेसी की बात है। रेफ और डैनी नाम के दो बच्चे एक पुराने टूटे बाइप्लेन से खेल रहे होते हैं। वो दोनों खुद को मानो पहले विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 1 के सिपाही समझ रहे होते हैं। खेलते खेलते वो राफ के पिता को खेत के ऊपर अपने विमान में उड़ते हुए देखते हैं। जब उनके पिता लैंड करते हैं तो दोनों बच्चे चुपके से उनके पिता के प्लेन पर चढ़ जाते हैं और खेलना जारी रखते हैं, लेकिन गलती से वो विमान चालू कर देते हैं। अब दोनों बच्चे घबरा जाते हैं। प्लेन अपने आप खेत में आगे बढ़ता जाता है। कई मिनट तक वो नियंत्रण खो देते हैं, लेकिन आखिरकार किसी तरह बीच में ही विमान को रोकने में कामयाब होते हैं। वापस लौटने पर डैनी के पिता गुस्से में उसे पकड़कर खींच ले जाते हैं और उसे मारते हैं। वो कहते हैं कि उसे राफ जैसे लड़के के साथ नहीं रहना चाहिए। वो पढ़ नहीं सकता, मूर्ख लड़का है। यह सुनकर राफ को गुस्सा आता है और वो पास पड़ा पुराना प्रोपेलर उठाकर डैनी के पिता को मार देता है। राफ गुस्से में उसे गंदा जर्मन कहता है। तब डैनी का पिता बताता है कि उसने युद्ध में जर्मनों से लड़ाई की थी, ताकि कोई भी इंसान कभी वो चीजें न देखे जो उसने देखी थी। वो चला जाता है और डैनी कहता है, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। समय बीतता है और अब साल 1941 में दूसरा विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 पूरी तरह भड़क चुका है। राफ और डैनी अब एयरफोर्स में फर्स्ट लेफ्टिनेंट हैं और दोनों ही शानदार पायलट हैं। उनके साथी उनकी उड़ान देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन मेजर डूलिटल उनकी शरारतों से परेशान रहता है। एक दिन डूलिटल राफ को बताता है कि उसे ब्रिटेन की ईगल स्क्वाड्रन में चुना गया है। अब राफ को फैसला करना है, वो अमेरिकी एयरफोर्स में रहे या ब्रिटेन जाए। जब राफ सलाह मांगता है तो डूलिटल कहता है, अगर मैं होता तो लंदन जाता। बाद में राफ डैनी से झूठ बोलता है कि डूलिटल ने उसे लंदन भेजने का आदेश दिया है, जबकि असल में वो खुद जाना चाहता था। डैनी निराश हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से राफ के साथ मिलकर लड़ना चाहता था। उसे किसी और पर भरोसा नहीं था। अब ट्रेन में कुछ मिलिट्री नर्सें बैठी हैं, जिनमें एवलिन भी है। वो अपनी सहेलियों से बात करते हुए बताती है कि 4 हफ्ते पहले उसकी राफ से मुलाकात हुई थी और वो उसके जीवन के सबसे रोमांटिक दिन थे। वो उसे मिलिट्री हॉस्पिटल के आई एग्जाम में मिली थी। जब पता चला कि राफ को डिसलेक्सिया है, यानी वो शब्द ठीक से नहीं पढ़ पाता, लेकिन नजरें उसकी एकदम ठीक हैं, इवलिन ने फिर भी उसे पास कर दिया। बाद में जब उसने उसे इंजेक्शन लगाया तो दोनों में बात शुरू हो गई। दोनों के पिता वॉर वेटरन थे। राफ मजा किया था, वो फ्लर्ट करता रहता था। फिर उसने चाल चली, किसी और सैनिक की रिपोर्ट लेकर दोबारा आया ताकि इवलिन से फिर मिल सके, पर उसे वही इंजेक्शन दोबारा लग गया और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया और उसकी नाक टकरा गई। शाम को राफ हॉस्पिटल के बाहर शैंपेन लेकर इवलिन का इंतजार करता है। वो उसकी नाक पर पट्टी करती है और दोनों के बीच पहली बार किस होता है। जब ट्रेन स्टेशन पहुंचती है तो राफ वहां इवलिन का इंतजार कर रहा होता है। उसके हाथ में एक छोटा ओरिगामी पक्षी होता है। वह अपने कुछ साथियों को भी लाता है ताकि सब क्लब में जाकर मजे कर सकें। सैनिक नर्सों से फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतने सफल नहीं होते। राफ और इवलिन भीड़ से बचकर बंदरगाह पहुंचते हैं और वहां से एक पुलिस बोट लेकर क्रूज शिप तक निकल जाते हैं। प्लेटफॉर्म पर रोमांटिक किस करते हैं, पर गलती से लीवर दबा देते हैं और प्लेटफॉर्म नीचे गिर जाता है। फिर भी किसी तरह पानी में गिरने से बच जाते हैं। वापस होटल आने पर राफ उसे बताता है कि वो लंदन जा रहा है और ये उसका खुद का फैसला है। वो वादा करता है कि वापस आएगा और कहता है कि स्टेशन पर अलविदा कहने मत आना, क्योंकि वो उसे देख नहीं पाएगा। इवलिन उसे अपनी स्कार्फ गिफ्ट में देती है। अगले दिन राफ रवाना हो जाता है। डैनी उसे विदा करता है और थोड़ी देर बाद इवलिन भी आती है, पर ट्रेन जा चुकी होती है। राफ उसे बस खिड़की से देख पाता है। इधर यूरोप में ब्रिटिश एयरफोर्स मुश्किल में है। राफ को एक ऐसा प्लेन मिलता है जिस पर गोलियों के निशान और खून लगा है। पिछले पायलट की मौत लैंडिंग के बाद हुई थी। अमेरिका में राष्ट्रपति अपनी टीम से कहते हैं कि उन्हें यूरोप की ओर मदद करनी चाहिए ताकि नाजियों को हराया जा सके। इसी के जवाब में जापान फैसला करता है कि वो अमेरिका के पैसिफिक फ्लीट पर हमला करेगा, यानी पर्ल हार्बर पर। इवलिन और बाकी नर्सों की टीम, साथ ही डैनी की स्क्वाड्रन अब पर्ल हार्बर भेजी जाती है। वहां सैनिक अपने विमानों पर मजेदार पेंटिंग्स बना रहे होते हैं। राफ और इवलिन एक दूसरे को लगातार खत लिखते रहते हैं। राफ बताता है कि रोज साथी मरते जा रहे हैं, लेकिन वो अब तक हर लड़ाई में जीत रहा है। इधर जापान अपनी तैयारी कर रहा है। पर्ल हार्बर के नक्शे, तस्वीरें और टॉर्पीडो सब तैयार हैं। एक दिन लंदन बेस पर सायरन बजता है। राफ की टीम हवा में जाती है और कुछ ही मिनटों में कई दुश्मन विमानों को गिरा देती है, लेकिन पीछे से आए एक दुश्मन विमान की गोली राफ के जहाज को लगती है। तेल रिसने लगता है, आग लग जाती है और कॉकपिट फंस जाता है। राफ शीशा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से हमला होता है और विमान समुद्र में गिर जाता है। इधर अमेरिका में डैनी एक बॉक्सिंग मैच देख रहा होता है। मजे के बीच उसे खबर मिलती है, राफ की मौत हो गई।
वो इवलिन को जाकर बताता है और दोनों एक दूसरे का दुख बांटते हैं। इवलिन जानती है कि राफ ने खुद वॉलंटियर किया था। सभी दोस्त और नर्सें मिलकर राफ के नाम जाम उठाते हैं। कुछ दिन बाद इवलिन को उसके आखिरी खत मिलते हैं और वो टूट जाती है। 3 महीने बीत जाते हैं। डैनी और इवलिन अब अक्सर साथ रहते हैं। दोनों अपने दुख में एक दूसरे का सहारा बन चुके हैं। धीरे धीरे उनके बीच प्यार पनपने लगता है। एक शाम डैनी इवलिन को आसमान में उड़ान पर ले जाता है। दोनों साथ में सनसेट देखते हैं। लौटकर पैराशूट रूम में दोनों करीब आ जाते हैं। सुबह इवलिन थोड़ी परेशान होती है, लेकिन डैनी कहता है हमने कुछ गलत नहीं किया। दोनों रिश्ते को एक मौका देने का फैसला करते हैं। लेकिन एक रात जब इवलिन अस्पताल में होती है, वो चौंक जाती है। राफ उसके सामने खड़ा होता है। उसी समय डैनी को राफ का खत मिलता है, जिसमें वो बताता है कि कैसे वो समुद्र से बच निकला। एक फ्रेंच मछली पकड़ने वाली नाव ने उसे निकाला और उसने महीनों वहां बिताए। इवलिन की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो राफ को किस करने की कोशिश करती है, पर खुद को रोक लेती है। तभी डैनी वहां आ जाता है और राफ सब समझ जाता है। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। राफ अपने साथियों के पास जाकर उन्हें अपनी कहानी सुनाता है। डैनी भी आता है। दोनों में झगड़ा हो जाता है। राफ उसे धोखेबाज कहता है और डैनी कहता है हमने तो सोचा था तू मर गया। राफ उसे मुक्का मार देता है। दोनों की लड़ाई बार में टूट फूट मचा देती है। आखिर पुलिस आ जाती है और सब भाग जाते हैं। सुबह जापान अपना सबसे बड़ा हमला शुरू करने वाला होता है। अमेरिका के रडार पर एक बड़ी छाया दिखती है, पर उन्हें लगता है ये बादल हैं। फिर अचानक दर्जनों जापानी विमान पर्ल हार्बर पर हमला कर देते हैं। हर जगह विस्फोट, गोलियां, आग, पूरा बेस तबाह हो जाता है। राफ और डैनी गाड़ी में सो रहे होते हैं और जैसे ही धमाका होता है, दोनों भागकर बेस की तरफ दौड़ते हैं। जहाज एक के बाद एक फट रहे हैं, सैनिक मर रहे हैं और आकाश में सिर्फ धुएं के बादल हैं। इवलिन और नर्सें अस्पताल की तरफ भागती हैं। रास्ते में कई मारी जाती हैं। जो बचती हैं वो घायल सैनिकों का इलाज शुरू करती हैं। राफ और डैनी किसी तरह एक काम करने वाला प्लेन ढूंढ लेते हैं। वो बाकी सैनिकों को इकट्ठा करके दुश्मन पर पलटवार करते हैं। शानदार टीम वर्क से वे कई दुश्मनों को गिरा देते हैं और अंत में जापान पीछे हट जाता है। अस्पताल में एवलिन को फैसला लेना पड़ता है कि किन मरीजों को बचाया जा सकता है और किन्हें नहीं। हर तरफ खून और चीत्कार है। जो बचे हैं वो भी बेस में जाकर अपने साथियों की लाशें ढूंढ रहे हैं। राफ और डैनी भी खूनदान करते हैं। फिर एक पलट गए जहाज के अंदर फंसे सैनिकों को निकालने में मदद करते हैं, पर सब मर जाते हैं। अगले दिन अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करते हैं और जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं। वो व्हीलचेयर से उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। थोड़े दिनों बाद एक समारोह में सभी नर्सों, डॉक्टरों और सैनिकों को सम्मानित किया जाता है। इवलिन राफ से निजी तौर पर बात करती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है डैनी के बच्चे से। वो कहती है मैं डैनी को हमेशा प्यार करूंगी, लेकिन राफ, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। राफ और डैनी एक गुप्त मिशन पर जाने वाले होते हैं, मेजर डूलिटल के साथ। डैनी नहीं जानता कि वो पिता बनने वाला है। राफ उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो इनकार कर देता है। महीनों की ट्रेनिंग के बाद 1942 में मिशन शुरू होता है। मिशन है टोक्यो पर हमला। उन्हें रास्ते में चीन में उतरना होगा, जहां उन्हें आई एम अमेरिकन बोलना सिखाया जाता है। सारे विमान एक जहाज पर लोड किए जाते हैं और टेक ऑफ के वक्त सबकी सांसें थम जाती हैं। फिर एक एक कर सभी जहाज उड़ान भरते हैं और टोक्यो पर बमबारी शुरू करते हैं। कई फैक्ट्रियां नष्ट हो जाती हैं, लेकिन जापानी सेना पलटवार करती है। कई अमेरिकी विमान गिर जाते हैं। ईंधन खत्म होने पर बचे हुए पायलट चीन की तरफ उड़ते हैं। राफ का विमान क्रैश हो जाता है, पर वो और कुछ साथी जिंदा बचते हैं। जमीन पर उतरते ही उन पर जापानी सैनिक हमला कर देते हैं। तभी डैनी का विमान भी गिरता है, पर वो आखिरी समय पर राफ को बचाने पहुंचता है। राफ उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन फिर हमला करता है। तभी डैनी खुद को राफ के आगे ढाल बना लेता है और उसकी जान बचाते हुए मर जाता है। डैनी की मौत राफ की बाहों में होती है। उसी वक्त चीनी सेना आती है और बाकी टीम को बचा लेती है। अमेरिका लौटने पर इवलिन राफ को देखकर खुश होती है, लेकिन जब देखती है कि ताबूत डैनी का है तो टूट जाती है। बाद में सबको वीरता के मेडल दिए जाते हैं। इवलिन अपने बच्चे को जन्म देती है और उसका नाम रखती है डैनी। राफ अब उसका पिता बन जाता है और उसे आसमान में उड़ाना सिखाता है, जैसे कभी डैनी ने उसे सिखाया था। और इस तरह खत्म होती है ये भावनात्मक कहानी पर्ल हार्बर, जहां एक तरफ युद्ध की त्रासदी है, वहीं दूसरी तरफ दोस्ती, प्यार और बलिदान की सबसे गहरी मिसाल मिलती है।